बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार काउंसिल से और पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी की तरफ से मैं तमाम दोस्तों को यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ। लॉ गैट के एग्ज़ाम के बारे में आज का लेक्चर जो होगा ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर होगा बल्कि इसके दो सेक्शंस होंगे। पहले सेक्शन के अंदर कि आपके एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और MCQs के अंदर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके ऊपर ब्रीफली हम बात करेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की तरफ जो लेक्चर की हमने जो आज अनाउंस किया हुआ था उसकी तरफ आएंगे। सबसे पहले वैसे ये चीज़ें करने से पहले एक तो मैं वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव दोनों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 1 सेकंड के अंदर हमने ये कहा कि जी हम ये करना चाहते हैं। उन्होंने पूरे के पूरे हफ्ते के लिए हॉल हमें अवेलेबल कर दिया। दूसरा शुक्रिया अदा मैं कानूनदान वालों का तमाम दोस्तों का, सलमान वगैरह तमाम दोस्तों का करना चाहूँगा। बिकॉज मैं तो लेज़ी होके बैठा हुआ था यहाँ पे, शायद अगले इम्तिहान के अंदर ही आपके ये लेक्चर्स वगैरह करवाते हैं, इनकी ज़िद थी तो इसलिए हमने रातों रात ये प्लान किया है और उम्मीद है कि अच्छे तरीके से जाएगा और इसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आइंदा भी जितने लॉ गैट्स होंगे उनसे पहले हमारा बार काउंसिल का असल में फ़ंक्शन ही ये है कि हम और चीज़ों के लिए तो सियासत वगैरह तो करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए बैठे हैं कि आपको एजुकेट करने के लिए, आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ और आपके एक्सेस को बेहतर करने के लिए। आप हमारे फ्यूचर बीच में लाइसेंस होल्डर्स और मेंबर्स हैं तो हम चाहते हैं कि हम आप सारे के सारे सक्सीड करें और आपकी ट्रेनिंग के लिए हमने सिस्टम बेसिकली सेटअप किया है। सो अभी ब्रीफली हम चलेंगे इस तरफ। जो लेक्चर है आज का लॉ गैट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और एग्जामिनेशन टेक्निक क्या करना है, किस तरीके से। इसके शुरू में इब्तदा के अंदर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये आप तमाम दोस्तों से कहना चाहूँगा कि ये मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात कर रहा हूँ, कोई गेस नहीं है। अगर ये ना हुआ और इस तरीके से ना हुआ तो मुझे आके ना मेहरबानी करके पकड़िएगा कि मोहम्मद भाई आपने तो फ़लाँ सवाल वगैरह करवाए थे। ये है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से और दोस्तों के बेशुमार एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से सक्सीड किया जा सकता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन सबसे पहली ये है, कोई भी अगर आपने इम्तिहान लेना है, सर दो स्लाइड्स आगे चले जाइए प्लीज़, एक और। ये कोई एग्जामिनेशन भी अगर आपने एड्रेस करना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपने सिलेबस पकड़ना है और सिलेबस देखना है। आप तमाम दोस्तों के सामने सिलेबस है, आपने देखा है, तमाम दोस्तों के पास कॉपी है। अगर नहीं है तो मेरे से हासिल बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि अन्यथा यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी वगैरह आप करेंगे यू विल नॉट गेट एनीवेयर एट ऑल। ये जो हैंड आउट है ये सिलेबस नहीं है, ये सिर्फ सिलेबस है उसका कॉन्स्टिट्यूशन का, 1973 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है। ओवरऑल जो आपका सिलेबस शेयर किया गया है ये यहाँ पे आपको नज़र तो नहीं आ रहा होगा, उसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स में कईयों में बहुत स्कोर करने का, कम मेहनत के साथ ज़्यादा नंबर आने के भी इम्कानात हैं, कई ऐसे हैं कि जो काफ़ी मुश्किल हैं। तो आपने अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे अडॉप्ट करना है मैं आपको ज़ुबानी तौर पे अगर आपको नहीं मालूम तो अपने पास लिख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और 1973 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर 10% मार्क्स हैं। टोटल 100 हैं तो 10 नंबर इनके होंगे, 5 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का होगा, 5 नंबर आज जिस चीज़ के ऊपर हम लेक्चर दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के होंगे। मेरे नज़दीक तो ज़्यादा होने चाहिए मगर ये है आपके सिलेबस के अंदर। 10% प्रोफेशनल एथिक्स के होंगे का टॉपिक है और अभी हम आगे बात करेंगे हलवा। 5 सफ़े पढ़ के 10 के में से 10 नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। 10 नंबर इंटरनेशनल लॉ के हैं। इंटरनेशनल लॉ की इतनी मोटी किताब है, पढ़ना शुरू करें, क्या करने आप अन्य वहाँ यहाँ पे उसमें घूम सकते हैं। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात वगैरह यहाँ पे होगी और लेक्चर भी दिया जाएगा, बट 10 नंबर उसके हैं। 20 नंबर CPC के चंद सेक्शंस और चंद ऑर्डर्स के हैं। बंदा डरता तो बहुत है मगर आप 2 घंटे के अंदर एंड टू एंड वो सारे का सारा पढ़ सकते हैं। 20% PPC और CRPC के हैं। पहले हुआ करता था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और चीज़ें वगैरह, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इस दफ़ा नंबर ज़्यादा आने के अच्छे हैं बिकॉज सिलेबस बहुत लिमिटेड है। फौजदारी के 20% हैं और 20% हैं एविडेंस के। QSO सिर्फ एक बेर एक्ट पकड़ के एंड टू एंड अगर आप पढ़ लें, मैं आपको यहाँ पे यकीन से कह रहा हूँ हफ्ते के अंदर
और ज़्यादा डूंगा जाके या गहरा जाके इसके अंदर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मजमून नहीं लिखना इम्पॉर्टेंट। और जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई इस नौयत का क्वेश्चन आ सकता है, इस नौयत का मुश्किल है, ये सारे का सारे ये यूज़फुल है, ये यूज़फुल नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिलेबस को पकड़ के अपने सामने टुकड़ों में तोड़ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। 8th में 14 साल फर्स्ट आए हूँ सिर्फ सिलेबस को देख देख के, लगातार तरीका यही है। जो बंदा सवाल ये है जिस चीज़ का ना रख, सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, एग्जामिनर जो चीज़ें पूछ सकता है उन पे करने की, फोकस करने की ज़रूरत है। एक चीज़ तमाम दोस्तों को मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा, सेक्रेटरी पंजाब बार को हम खुशामदीद कहते हैं सर, हमें यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया राइस साहब ने। यार आप तमाम दोस्तों को ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि एक तो सिलेबस के ऊपर और मार्क्स की डिवीज़न के ऊपर अपनी जो एफर्ट है उसके मुताबिक आपने डिवाइड अप करनी है। अब इसके अंदर करना कैसे है सिलेबस को, आप तमाम दोस्तों को मैं ये बता रहा हूँ कि इस सिलेबस को अगर आप सामने रखेंगे, कम दोस्त पढ़ते हैं और प्रोफेशन की हालत से शायद ये नज़र भी आ रहा है कि कम दोस्त पढ़ते हैं प्रोफेशनल एथिक्स को, मगर प्रोफेशनल एथिक्स सिर्फ, अगर आप कोई बता सकता है प्रोफेशनल एथिक्स कहाँ पे लिखे हुए हमारे कानून में? सॉरी सर, लीगल प्रैक्टिशनर कहाँ पे? एक्ट में है कि रूल्स में? रूल्स के अंदर, पाकिस्तान बार काउंसिल के रूल्स के अंदर कैनन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स लिखा हुआ है। 6 सफ़े हैं पूरे के पूरे, 6 हैं या 7 सफ़ों के ऊपर, प्रिंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ये पढ़ लें तो तमाम के तमाम प्रोफेशनल एथिक्स के जो कैनन्स हैं वो आपको सारे के सारे समझ आ जाएंगे। इससे ज़्यादा, इससे छोटा, इससे कम कोई तरीका ही नहीं है मुफ्त नंबर लेने का। यहाँ पर घर जाएं और ये हमारे अहमद पंसोटा साहब इसके ऊपर लेक्चर भी देंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। आप तमाम दोस्तों से कहूँगा कि ये ज़रूर पढ़िए। और इसके साथ अब सिलेबस क्लियर नहीं है, वहाँ पर लीग प्रोफेशनल एथिक्स सिर्फ लिखा हुआ है, तो मुमकिनात में ये भी है कि एक्ट में से भी सवालात आ सकते हैं, पहले पूछे गए हैं। मैं इसकी क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये आप एक्ट कम अज़ कम भी पढ़ लें, उसके भी 60-70 ही सेक्शंस हैं। और वो अगर आप एक सिर्फ एग्जामिन कर लेंगे और इस नौयत के क्वेश्चन आते हैं, हाँ जी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कहाँ पे होती हैं, उसकी अपील कहाँ पे होगी, हाई कोर्ट का वकील कहाँ पे रजिस्टर्ड लाइसेंस मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील की कहाँ पे भी का लाइसेंस कहाँ से मिलता है, इस तरीके से हैं। ज़्यादा डिटेल में जाके कि जी मेंबर बार काउंसिल के इलेक्शन कैसे होते हैं और ये वो चीज़ों के अंदर इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, एक दफ़ा एक्ट पढ़ लीजिए, रूल्स को बस 2-5 मिनट के लिए देख लीजिएगा, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका कैनन और प्रोफेशनल एथिक्स ज़रूर देखिए, क्योंकि ये 10 नंबर जो हैं ये मुफ्ती हैं। और ये 10 नंबर एक साइड के ऊपर और पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और ये जो आज लेक्चर दे रहे हैं उसके 10 नंबर एक साइड पे, दोनों बराबर हैं। तो ज़रूर देखिएगा, पुराने क्वेश्चंस भी इसके ऊपर एग्जामिन कर लें। तो ये आप मेरे नज़दीक तो तकरीबन मुफ्त नौयत का। आप अगली स्लाइड प्लीज़ ज़रा दिखा दीजिए जी। वो है नहीं, मैं उनके गया था, मुकदमे में गया हूँ। ठीक है, थैंक यू। आप एंड के अंदर उनका शुक्रिया अदा कर देंगे। ये तो 10% है। इस एग्ज़ामिनेशन की टेक्निक के लिए आप तमाम दोस्त अगर टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, मोबाइल खोलें, यूट्यूब के ऊपर सर उमर के नाम से एक चैनल है, उनका कोयटा से दोस्त आए हैं, उनके लेक्चर्स मौजूद हैं। ही इज़ प्रॉबली मेरे से भी शायद बेहतर, नहीं मेरे जितना अच्छा, कि सर उमर के लेक्चर्स वहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप उनके अंदर एग्जामिन करें तो उन्होंने इसके ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है प्रोफेशनल एथिक्स पे। और उनकी ये जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, दाढ़ी मूंछों वाले, इनकी तस्वीर ये लगी हुई है। सर उमर की उनकी अच्छी चीज़ ये है कि CPC ऑन फिंगर टिप्स के नाम से 1.5 घंटे में पूरी CPC करवा देते हैं। CRPC ऑन फिंगर टिप्स के नाम से लेक्चर 1.5 घंटे के अंदर सारे का सारा कर देते हैं, पॉइंट्स वगैरह भी लिखवा देते हैं उन्होंने। और लॉग एड के ऊपर भी और इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे लेक्चर्स किए हैं। ये फैसिलिटीज़ आपको मौजूद हैं, घर जाके ज़रूर देखिएगा, अभी ना शुरू कर लीजिएगा, अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ। बट इनका है वंस अगेन इस पर प्रोफेशनल एथिक्स पे फोकस करें, बिकॉज मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बेशुमार दोस्त 45 नंबर, 46 नंबर, 47 नंबर इस तरीके से पिछले हमने देखे हैं, उनमें फंसे हुए हैं। ईच नंबर मैटर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए।
तो आसान से आसान तर जो तरीका है 10%, ये आपने ज़रूर देखना है। इसमें बहुत स्कोरिंग है और बहुत कम एफर्ट के अंदर ज़्यादा स्कोरिंग है। अब अगला अगर आप जाके अगली वाली स्लाइड दिखाइए जी। अब ये मुश्किल, मेरे नज़दीक इस एग्जामिनेशन के अंदर सबसे मुश्किल 10% इंटरनेशनल लॉ के हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ की इतनी मोटी किताब है, क्या पूछ लें, किस तरीके से पूछ लें, इनके मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चन भी, बेशुमार क्वेश्चंस के आंसर्स आप तुक्के के साथ या कॉमन सेंस से भी निकाल लेते हैं। इसके अंदर थोड़ी सा मसला पड़ता है कि अगर सवाल पूछ दें कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद कितने किलोमीटर तक है, या समुद्री हदूद कितने के किलोमीटर तक, 45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के 55 किलोमीटर, तो वहाँ पे बंदा तुक्का भी नहीं मार सकता। तो इसके अंदर आप स्कोर कर सकते हैं, इसको एग्जामिन कर लें, बट इसके लिए अगर आपने करना है, किताब अगर आपको नहीं मिल रही, तो वंस अगेन यूट्यूब पे जो लेक्चर्स मौजूद हैं, सर उमर का भी एक अच्छा लेक्चर है, मगर उससे ज़्यादा अहमर बिलाल सूफ़ी के साहब के, उनके लेक्चर्स, ये सारी स्लाइड्स आपको मैं उसे ऑनलाइन भी अवेलेबल कर दूँगा। अहमर बिलाल सूफ़ी साहब के पूरे हैं, उन्होंने तो पूरी की पूरी इंटरनेशनल लॉ कर दिया। ये याद रखिएगा, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का आपके सिलेबस का हिस्सा है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ट्रीटीज़ वगैरह आपके इसका हिस्सा है, जो मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात का कानून होता है वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, मगर जो इंडिविजुअल्स का, कि बच्चा उठा के बाप ले गया अमेरिका तो वापस कैसे लाना है, वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और वो रिलेशनशिप्स वगैरह यहाँ पे नहीं आपके सिलेबस का हिस्सा। तो ये देख लीजिए, इन 10% के अंदर मुश्किल है, इसके अंदर ही ना घूम जाइएगा कि इंटरनेशनल लॉ के 10% के लिए अगला पूरा हफ्ता आप लगा दें। मौका मिला तो ज़रूर इसको देखिए, मगर इसको ये मुश्किल है। अगली स्लाइड ले आइए सर। जूरिस्प्रूडेंसेस, इस्लामिक और इसको कहते हैं इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का, आप सारे के सारे आई इमेजिन पिछले ज़्यादातर दोस्तों ने 1.5-2 साल के अंदर ही LLB किया है। सालमंड वगैरह वो पढ़ा होगा, वो अपने नोट्स निकाल लीजिए, क्योंकि सालमंड और दूसरा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर सर अब्दुल रहीम की किताब उन्होंने वहाँ पे लिख दी, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस सर अब्दुल रहीम की किताब इनहेरिटेंस के अलावा। वंस अगेन बेशुमार हैं, 5-5 नंबरों के लिए सिर्फ। अब इस पे भी ये आप देख लीजिए, अपना रिवाइज कीजिए, पुराने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जामिनेशंस देखिए, ये जो इसके अंदर पुराने आपको एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस नज़र आते हैं, उनको आप मेहरबानी करके एग्जामिन कीजिए, ताकि पता चले कि भाई इस किस नौइयत के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक चीज़ HEC के हेड से मैंने कल या परसों बात की, तो वो मुझे ये कह रहे थे कि हम नए सवालात देते हैं हर दफ़ा। तो पहले वाला जो सिलसिला था कि ये गैस हो गया और 3 साल के बाद या 2 साल के बाद दोहराया जाएगा, तो ऐन मुमकिन है कि ये सवालात जो इसमें हैं वो दोहराए ना जाएं, मगर कम अज़ कम आपको ये पता होना चाहिए कि किस नौइयत के वो सवाल कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं कि फ़लाँ का क्या मतलब है, किस तरीके से। बट अभी प्रेजेंटली ये है, आइंदा के लिए हम कोशिश करेंगे, आप कहेंगे कि हमें क्या उसका फ़ायदा, लेकिन आइंदा के लिए हम कोशिश करेंगे कि HEC से सिलेबस के साथ साथ उनकी तरफ से भी किताबें और प्रपोज्ड एग्जामिनेशंस वगैरह, टेस्ट एग्जामिनेशंस रिलीज़ करवाएं, ताकि आपको सहूलत वगैरह रहे आइंदा आने, आपको तो नहीं, आइंदा वाले दोस्तों को आके सहूलत हो करने के लिए। जूरिस्प्रूडेंस के लिए 10% है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 60% जिन चीज़ों के ऊपर आपने काम करना है मेहरबानी करके, और ये जो आगे लेक्चर्स आ रहे हैं उनमें भी CPC पूरा 20% है, पूरी CPC नहीं है, उसके चंद सेक्शंस और ऑर्डर्स हैं, उनको आप टच कर लीजिए, बहुत आसान है और बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन है। कानून शहादत 20% उसका है और 20% CRPC PPC दोनों का है। तो ये आपका फोकस इस एग्जामिनेशन के अंदर होना चाहिए। 60% के अंदर से आप जाके 30% भी ले लेते हैं, तो बाकियों के अंदर से 15 पास करने के लिए इतना ही चाहिए आपको, ठीक है। इस पे मेरी आपको सजेशन होगी, अब खुदा जाने आगे किस तरीके से चलता है, बट मेरी सजेशन यही होती है हमेशा, इन टुकड़ों इस अंदाज में अगर आप तोड़ेंगे, आगे ले जाइए इसे जूरिस्प्रूडेंस से। ये कोड्स वगैरह 3 हैं, ये 60% है आपके, और उससे आगे अगर आप आ जाएं, मेरे नज़दीक इसका ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए था, मगर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के 10% है सिर्फ। जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, आज मैं सिर्फ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊँगा, उसके लिए सजेस्ट करूँगा सर उमर का ही एक लेक्चर है 35 मिनट का है, वो पढ़ लीजिए, वो काफ़ी होना चाहिए।
और क्या डेटें किस नौइयत से है उसके बारे में भी मैं अभी बात करूँगा। उसके अंदर देखने में कुरान एक क्वेश्चन से ये आया है कि वो पूछते हैं कि जी तीसरा प्राइम मिनिस्टर कौन था, दूसरा प्राइम मिनिस्टर कौन था, कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी तारीख के ऊपर नाफिजुल अमल हुई, फलां कॉन्स्टिट्यूशन। कितने कोई बता सकता है पाकिस्तान में कितनी कॉन्स्टिट्यूशन आई हैं अभी तक? कहने को तो वैसे आप 4 भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप गिने और 35 को अगर 35 का जो एक्ट था, बट कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली 3 या 4 आप कह सकते हैं। ये ज़रा ट्रिकी क्वेश्चन भी हो सकता है। उसके अंदर वो अमूमन ये पूछते हैं कि जी कितने आर्टिकल्स हैं नई वाली कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे। अब बाई कैमरल यूनिकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल था, क्या था, ये चीज़ें आपने उसमें एग्जामिन करनी है। बाई कैमरल का क्या मतलब होता है, सेनेट का क्या मतलब होता है। आज कॉन्स्टिट्यूशन में जब बात करेंगे तो थोड़े से मैं क्वेश्चंस भी हाईलाइट करूंगा जो कि पूछे जा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के आपके अगर आपने सिलेबस देखा हो तो सिलेबस के अंदर ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 272 तक आपके हैं सेक्शंस, और सामने लिखा हुआ जुडिकेचर 212 के ऊपर अमूमन जाके ख़त्म हो जाता है। उनकी इंटेंशन ये थी कि 212 तक ये महदूद कर लें, लेकिन HEC से भी मैंने पूछा, पाकिस्तान बार काउंसिल से भी पूछा। आपके लिए बुरी खबर ये है कि आर्टिकल 272 तक आपका सिलेबस है, 212 तक नहीं है। और उन्होंने गुफ्तगू में मुझे ये भी लगा कि उन्होंने 272 तक सवाल पूछे हैं, तो आपको 272 तक पढ़ना ही पड़ेगा इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आगे अगर आप आ जाए अगली स्लाइड के ऊपर सर, और सारे मैं ये कहूँगा वो आप वीडियोस में रिकमेंड तो कर रहा हूँ, मेरे वीडियोस ही ना देखते रह जाइएगा। तैयारी के लिए MCQs के अंदर नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी भी गुफ्तगू हो रही है तो मेरे जो इतने ज़बरदस्त मैं कीमती ख्यालात कर रहा हूँ, कोई कम बंदे ही भी बैठ के लिख रहे हैं या वो इस तरीके से कर रहे हैं। नोट्स वगैरह जो हैं आप मेहरबानी करके बनाएं, बिकॉज आखिरी दिन के ऊपर बहुत खलबली होती है। आखिरी रात के ऊपर अगर आपने रिवाइज करना है तो एक सफ़े के ऊपर आपने अपनी पूरी की पूरी प्रेपरेशन अगर आप रिड्यूस कर लेंगे सारे सब्जेक्ट्स के लिए तो सहूलत रहेगी कि कौन से सेक्शन हैं, बाई कैमरल, यूनिकैमरल, ये वर्ड्स वगैरह चेक लिस्ट वगैरह करते रहें तो आपकी सहूलत रहेगी। आगे आके पास पेपर्स के लिए किताब मैं रेकमेंड करूँगा, कौसर ब्रदर्स वालों ने की हुई है। कोई इतनी ख़ास अच्छी भी नहीं है, मगर कहीं ना कहीं से तो हमने शुरू करना है। दूसरी ऑप्शन, अगर आपने मुकम्मल तौर के ऊपर गुम होना है तो इतनी मोटी किताब अवेलेबल है, ये पुरानी ये वाली, इसको टच ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अंदर ही 3-4 साल की है जो आपकी छोटी वाली है। पुराने क्वेश्चंस देख लीजिए, लॉ की डिटेल्स वगैरह 2-4 सफ़े इसके अंदर लिखे हुए हैं, तो इतनी वाला यूज़फुल नहीं, क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए अच्छी है किताब, देख लीजिएगा। अब होना क्या है, एग्ज़ाम वाले दिन के ऊपर आपके साथ क्या होना है, अब कोई बता सकता है कितने सवाल आने हैं? वो 100 सवाल होंगे। कितना टाइम होता है? तो यानी 1.8 मिनट चाहिए आपको एक सवाल का जवाब देने के लिए, और अगर आप मेरे से पूछें तो फी सवाल मेरे ख्याल में 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर ही हो जाता है। टाइम बहुत ज़्यादा है आपके पास। अब एग्जामिनेशन आपने जाके चेक किस तरीके से करना है, क्या करना है, आप आसानी से जल्दी कर सकते हैं, जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपको सजेशन ये होगी कि चेक करके पहली दफ़ा कच्ची पेंसिल से चीज़ें मार्क करें। MCQs के अंदर अमूमन पेन के साथ करवाते हैं। चीज़ आपको मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था, मेरा दोस्त सलमान बैठा हुआ है, मैंने तो जो बीच में बाहर के इम्तहान आती है तो वो कच्ची पेंसिल से करवाते हैं। आप कह रहे हो कि बॉल पॉइंट ब्लू या ब्लैक से ही भरवाते हैं, और अगर गलत आपने भर दिया तो वो क्वेश्चन गया, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पेपर आपको क्वेश्चन की एक अलहदा बुकलेट मिलेगी, और आपको ये जो बबल फॉर्म होता है, सर आगे ज़रा ले जाइए, 2 आगे ले जाइए, 2-3 आगे ले जाइए, वहाँ पे मेरे ख्याल में बना हुआ, आगे और आगे, ये जो इस तरीके का सलमान, ये इसी तरीके का होता है। हमारे दोस्त सलमान ने रिसेंटली और 70s के अंदर स्कोर किया था, 1 ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इनके आए थे। यहाँ पे कानूनदान वाले जो सलमान बैठे हैं, इनसे ही पता चला है, मैंने तो ये टेस्ट दिया नहीं, हम तो पहले बच चुके हुए थे, लेकिन अब इसके अंदर ये पता चला है, सॉरी अगर आप चाहें तो मैं आप सारों के साथ दे सकता हूँ मुकाबला ही हो जाए वगैरह, लेकिन मुश्किल है यार, बड़ा रट्टा लगाना पड़ता है। तुम लोग अच्छी बात है, तुम्हारे साथ ही हो रहा है। यार अब 100 नंबरों का मैं आपको यही बता रहा हूँ कि
कच्ची पेंसिल के साथ पहले करें। 3 घंटे चूँकि आपके पास हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। एक एक नंबर यहाँ पे मैटर करता है और बेशुमार दोस्त हमने फेल होते हुए 47 48 के ऊपर भी देखे हैं। जी सर, ये कंफर्म मैं आपको फिर कर दूंगा। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन, आपने मुझे 3 घंटे बताया था कल। आई विल कंफर्म आप तमाम दोस्तों के लिए। बट वंस अगेन, इवन अगर आप दो घंटे की भी बात कर लें तो 50 120 या 1.2 मिनट्स हैं अभी भी, फिर भी आपके पास टाइम काफ़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और जो उनसे मैंने चेक की है, नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम के अंदर नहीं होगी। कोई दोस्त बता सकता है नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? नंबर कटते हैं अगर आप गलत जवाब दें, तो इसके अंदर नंबर नहीं कटने तो तुक्का भी मारें, ज़रूर मारें। वो बंदा गलती करेगा जिस बंदे ने सारे के सब कोई सवाल खाली छोड़ के आ गया। ठीक है, 2 घंटे ख़त्म होने लगे या 3 घंटे ख़त्म होने लगे, फिर भी सारे के सारे बाकी जो नहीं अभी तक भरे वो सारे ए कर दो। 3 या 4 तो होंगे, लेकिन अगर भरोगे नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, 100% नंबर नहीं मिलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एग्जामिनेशन टेक्निक जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मेहरबानी करके हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें जो नहीं भी आता। अब जो नहीं आता उसको भी आप हाथ उठा के वहाँ पे मेहरबानी करके ना बैठ जाएं। एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, उसमें हर सवाल के कितने जवाब MCQs में कितनी चॉइसेस दी जाती हैं? 4। तो कम से कम गौर से देख लें तो 1 या 1.5 तो ऐसा आपको मिल जाएगा कि जिसको इस्तेमाल करके आप 50-50 कर सकते हैं। वो वांट्स टू बी ए मिलियनेयर के अंदर होता है ना कि जी आधे जवाब निकल जाते हैं, बट फ़ोन अ फ्रेंड नहीं आप इम्तिहान के अंदर से कर सकते। ये आपको अपने मोबाइल आपको अंदर नहीं ले जाने देते। हु वांट्स टू ए मिलियनेयर के अंदर। अच्छा, बताना मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि अगर आप एक भी 4 में से एलिमिनेट करते हैं कि ये तो बनता ही नहीं है, तो फिर जब आप तुक्का मारेंगे तो आपका तुक्का सही होने के 33% चांसेस होंगे, 25% नहीं होंगे। 2 अगर आप एलिमिनेट थोड़ा सा दिमाग हो रहा है यार नहीं ये बात नहीं बनती करेंगे, तो फिर आपके 50% चांसेस हैं सही होने के तुक्के के अंदर भी। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन चीज़ों के अंदर आप रिड्यूस कर सकते हैं अपनी ऑप्शन ज़रूर करें और फिर तुक्का मारें। अगर नहीं कर सकते तो फिर सारे के सारे या तो ए लगा दीजिए या सारे बी लगा दीजिए। ABCD इस तरीके से इनी मिनी माइनी मो मत कीजिए क्योंकि उसमें चांसेस कम होते हैं। मगर अगर सारे के सारे C फॉर एग्जांपल आपने मार्क कर दिए हैं तो उसके अंदर कोई 4 या 5 या कुछ 1% होता है कि जो आपका सही होने के चांसेस हैं। ये इसको कहते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी। इस तरीके से मल्टीपल चॉइस को अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपके लिए शायद बेहतरी की तरफ आए। मामलात अगर नहीं पता, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, और यही बेसिकली इसके अंदर चीज़ें हैं। एक एग्जामिनेशन टेक्निक के ऊपर ये अगर आप YouTube के ऊपर जाके लिखेंगे MCQ टेक्निक तो 2-4 आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। एक इंडियन बंदे का काफ़ी अच्छा है, ओनली 0.1% पर्सन नो के नाम से है। वो स्लाइड आपसे मैं शेयर करूँगा तो आप देख लीजिएगा। उसने अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है कि MCQ के अंदर ज़्यादा स्कोर किस तरीके से करते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। ये तो हुआ जनरल थ्योरी के बारे में। और आपने मुझे अच्छा मुगालते में डाल दिया बीच में। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि 3 घंटे आप, और कंफर्म भी मैंने किया था। अब 2 घंटे का अगर आप कह रहे हैं तो वो भी मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। फेसबुक पर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं आपको कन्फर्मेशन या वैसे चेक कर लीजिएगा, मैं बता दूँगा। BHZ में उसके मुताबिक टाइम फिर भी 2 घंटे भी बहुत हैं 100 क्वेश्चंस का जवाब देने के। ID कार्ड आपने साथ लेके जाना है। रोल नंबर स्लिप जो कि आपको नहीं आई वो आपको अभी तक, यार सलमान तुम्हें कितनी देर पहले आई थी रोल नंबर स्लिप? 1 वीक चलेंगे। उम्मीद है कि आपकी इस हफ्ते के अंदर आ जाएगी रोल नंबर स्लिप और वो आपको एलोकेट कर देंगे कहाँ पे आपका होना है। एक चीज़ बताता जाऊँ कि क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो बुकलेट की फॉर्म के अंदर होते हैं और 4 या 5 रंगों के अंदर वो बुकलेट्स होती हैं। हर बुकलेट के अंदर अलग-अलग सवाल होते हैं। तो हमसाई की अगर आपने नकल उतारी तो, और उसकी कॉपी का अगर कोई और हुआ तो आप नुकसान में रहेंगे। इसलिए ज़रा ये देख लीजिएगा। मामला मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और किताबें अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। उसके मुताबिक ये हैं जी अभी के लिए सवालात। आप में से एग्ज़ाम के बारे में किसी दोस्त के कोई क्वेश्चंस हैं या जनरली लॉग ऐड के बारे में है तो वो अब मेरे से कर लीजिए, हम ताकि बिफोर वी स्टार्ट ऑन द अदर साइड। जी सर।
यार वो दोस्त ये पूछ रहे थे, मेरी खबर के मुताबिक HEC के बंदे के मुताबिक हेड के और आज़म नज़ीर तारड़ साहब पाकिस्तान बार काउंसिल के मुताबिक तकरीबन है पक्की। अभी तक गवर्नमेंट ने जो उनका है कोरोना कमीशन जो उनका है वो थोड़ा सा मामला है, लेकिन उम्मीद है कि इजाज़त मिल जाएगी आप सारे दोस्तों का। और हाथ उठा के बता दें आप में से कितने दोस्त चाहेंगे कि हाँ हो जाए 30 में, बिकॉज आपके करियर के ऊपर आप पर ही नुकसान वगैरह हो रहा, तो लेट्स नॉट होप कि आगे जाए। इसी चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, मगर कोरोना भी काफ़ी मूजी बीमारी है, अगर आगे जाता है तो कांट बी हेल्प, बी एज इट में इंशाल्लाह। इसीलिए हम बैठ के यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम टेक्निक के बारे में या कोई अपने तासुरात शेयर करना? जी सर। यार पीछे प्लीज़ दे दीजिए, आवाज़ नहीं आ रही भाई, माइक पीछे दीजिए। इंटरनेशनल लॉ के बारे में ऐड करना चाह रहा था कि पियर्सन की पूरा कोड ट्रेडिशन कितनी मोटी है? बहुत अब्रीज ट्रेडिशन है, 20-25 पेजेस की है, उसमें 5 से 6 पेजेस ऐसे हैं जिसमें टर्मिनोलॉजी डिफाइन है। और मोस्टली जो कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में जो पेपर सेलेक्ट किया जाता है वो वहाँ से ही होता है, उसमें जो MCQ की क्वेश्चन चल यहाँ पे बहुत अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। पियर्सन पूरी किताब का नाम क्या है और कहाँ पे अवेलेबल है वो भी दोस्तों को बता दें। ये b-ok.asia पे किसके ऊपर, कहाँ से आपका? सर ये स्टीफन एलन की है, इंटरनेशनल लॉ के ऊपर कह रहे हैं 25 सफ़ों की है, तो वो अगर आपको मिलती है। आप सलमान साहब इंटरनेशनल लॉ के लिए कौन लेक्चर दे रहा है? 125 पेजेस हैं उसके टोटल, लेकिन उसके 5 से 6 पेजेस हैं जिसमें टोटल टर्मिनोलॉजी डिफाइन की है जितनी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है, और वो मोर देन सफिशिएंट है। लेट्स होप सो भाई, नहीं तो तुम्हें आके पकड़ेंगे अगर उन 25 सफ़ों के अंदर नहीं होगा। ठीक है, वो कह रहे हैं। अच्छा कौन एग्जामिनेशन जी? बैरिस्टर हारिस रमज़ान साहब हमें इंटरनेशनल लॉ के ऊपर वैसे भी लेक्चर देंगे, उनके लेक्चर के अंदर थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया भाई ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। मैं अगर होता तो मैं बताता ही ना, अच्छी किताबें अपने पास ही छुपा के रखे रखता कि मेरे नंबर आ जाए बाकियों के ना आए, इस तरीके से। और कोई है कोई और नुक्ता वगैरह, कोई क्वेश्चन, कोई किताबों के अंदर आपको इशू आ रहा? यार देखो इंटरनेशनल लॉ को तो आप साइड के ऊपर कर लो, बेयर एक्ट के अलावा गुजारा ही नहीं है। कोई कमेंट्री के अंदर पढ़ने की नहीं ज़रूरत, कोई बाकी चीज़ के अंदर पढ़ने की नहीं ज़रूरत, मेरे बेयर एक्ट्स पकड़ लो। और 2-3 चीज़ें इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, एक चंद दोस्त पूछ रहे थे कि जी ये तो एक इम्तिहान है पूरे पाकिस्तान के लिए, राइट? CPC की अमेंडमेंट्स तो अपने यहाँ पे लोकल इसको कहते हैं पंजाब में अलहदा है, दूसरी जगह पे अलहदा है। ये मैंने HEC वालों से पूछा, वो कह रहे थे आप उस तरह ही और आंसर करेंगे जो कि आपके प्रोविंस के अंदर है, राइट? एक चीज़ और मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, अप टू डेट मेहरबानी करके किताब इस्तेमाल कीजिएगा, 2021 का एडिशन बेयर एक्ट लेके कीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ख़ास तौर के ऊपर अगर आपकी किताब 2018 की है या 17 की है, बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि इन्फॉर्मेशन चेंज हो चुकी हुई है। लोग फाटा के ऊपर बीच में गुफ्तगू आज तक करते रहे जो कि 2018 में ज़म हो चुकी हुई है। कई दोस्त यहाँ पे जो तैयारी कर रहे थे एसोसिएट्स मैंने करते हुए देखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2018 की 17 की किताब पकड़ी हुई थी जी, फाटा की 10 सीट्स हैं या जितनी सीट्स हैं, फाटा की अब कोई सीट्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, 2018 में ये ख़त्म हो चुका हुआ है। सो फिर आप तमाम दोस्तों को ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अगर आपने तैयारी करनी है तो लेटेस्ट बेयर एक्ट्स पकड़िएगा, पंजाब के बेयर एक्ट्स पकड़िएगा और उसको CPC की वगैरह की जो अमेंडमेंट्स हैं वो आपके सामने होनी चाहिए। बाकी फिर आगे देखी जाएगी ये करके, मगर उसके ऊपर करें। मोटी किताब के अंदर आप वैसे ही गुम हो जाएंगे या डर जाएंगे या कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बेहतर यही है फोकस करके तैयारी कीजिए। अभी के लिए चलें सर, ये वाला तो बंद कीजिए। ये है वी जस्ट टेक 2 मिनट ब्रेक और इसके बाद देन वी स्टार्ट अपना अगला वीडियो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर होगी, जो गुफ्तगू भी करेंगे।